और अरुणाचल के लोग बहुत ही जज्बाती होते हैं और बहुत ही फेरोशियसली वो पेट्रोटिक है। 2004 में कांग्रेस का सरकार वापस आ गया तो 10 साल तक हम परे रहे। सारा अरुणाचल का बॉर्डर एरिया में 2 पॉइंट को छोड़ के बाकी बॉर्डर एरिया अनकनेक्टेड था। नॉर्थ ईस्ट का सारा बीमारी का जो जड़ है वो कांग्रेस है। तो आपके और यूट्यूबर ध्रुव राठी के बीच में क्या विवाद हुआ था, आप कुछ बताएंगे? आम आदमी का मेंबर है एक, उसका नाम ध्रुव राठी है। डिक्टेटर बोलते हैं सर। हाँ, वो एक्चुअली ये लोग को मानसिकता कुछ इश्यू है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या टाइप का डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म का पार्ट बनाना चाहते हैं। देखिए, मोदी जी जब पहले कार्यकर्ता के हिसाब से जब काम करते थे तो सारा नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बस में बैठ करके, गाड़ी में, पैदल चल के पूरा नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण कर चुके हैं मोदी जी। चप्पे चप्पे उसको मालूम है। चाइना ने अरुणाचल का अंदर में घुस करके बॉर्डर पार करके गांव बसाया है, ये झूठ बोला है। ये तो दुनिया को रिसर्च करना चाहिए कि एक नेता इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ले सकते। पीएम साहब तो जब मैं खेल मंत्री थे तब भी मुझे बाय नेम पूछते थे ये खिलाड़ी का क्या हुआ। खरगे जी प्रेसिडेंट है, कोई पावर नहीं, फोटो में सिर्फ राहुल गांधी का ही लगेगा। क्यों भाई, कौन है राहुल गांधी? नेक्स्ट 5 इयर्स में रूरल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नॉर्थ ईस्ट में, तो मोदी 3.0 का सबसे बड़ा अर्थ होगा सक्सेसफुल का सॉलिड फाउंडेशन लग चुका है, अब वो टेक ऑफ शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। वे वर्तमान केंद्र सरकार में अर्थ साइंसेज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। मैं बात कर रही हूँ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की। अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गांव से आने वाले किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट में वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सबसे बुलंद आवाज रहे हैं। उन्हें केंद्र सरकार में अलग अलग मिनिस्ट्रीज को संभालने का अनुभव है। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नेंस से लेकर लोकसभा चुनाव परिणामों के बारे में वे क्या सोचते हैं। हम यह जानने और समझने की भी कोशिश करेंगे कि अगले 5 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनकी और उनके सरकार की क्या योजना है। स्वागत है आपका हमारे शो में सर। थैंक यू सर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके स्टेट से, अरुणाचल प्रदेश। आप वहाँ के एक बहुत ही छोटे से गांव से पले बड़े हैं, तो सर वहाँ से चलकर नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए सेंटर की पॉलिटिक्स तक पहुँचना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सर आपकी ये जर्नी कैसी रही? जर्नी तो बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट में अगर बताऊंगा तो छोटे में एक सपना देखते हैं कि मैं पढ़ लिख करके कुछ अच्छा काम करूंगा। कभी भी सोचा नहीं कि इस देश का एक मंत्री बनूंगा। लेकिन जब मैं दिल्ली में आया, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने जब ग्रेजुएशन किया, फिर LLB किया, तब मुझे देश दुनिया का इश्यूज के बारे में ज़्यादा समझ आया। फिर मैंने देखा कि अरुणाचल का तो यहाँ पहचान ही नहीं है। राज्य तो बड़ा है, ज्योग्राफिकल साइज बड़ा है, लेकिन जनसंख्या कम है। और दिल्ली में और देश इतना बड़ा है, अरुणाचल का पहचान था नहीं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम करूँगा ताकि अरुणाचल, हमारे नॉर्थ ईस्ट का भी रिकग्निशन हो, पहचान हो। तो वापस जाके फिर मैंने विद्यार्थी परिषद से भी तालमेल रखा और बीजेपी ज्वाइन करके फिर फुल टाइम पॉलिटिक्स में काम किया। और कम उम्र में मैं पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ा और इलेक्टेड हो गया। तो फिर लोकसभा में 2004 से हूँ। तो काफ़ी यंग एज में पार्लियामेंट में आने का फ़ायदा ये था कि काफ़ी एनर्जी था और काफ़ी काम करने का जज्बा था। तो अरुणाचल इतना बैकवर्ड, इतना बॉर्डर एरिया से, और सडनली दिल्ली में बैठ कर के देश के लिए काम करने का मौका मिलना, तो ये जो जर्नी है, अगर लिखूंगा तो बहुत बड़ा किताब लिख सकता हूँ। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि लोगों का प्यार और पार्टी का आशीर्वाद, पार्टी अगर मुझे मौका नहीं देते तो मैं इस पद पर नहीं पहुँचते, और लोगों का प्यार और आशीर्वाद नहीं मिलता तो मैं लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाते। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरा। सर ऐसा बोलते थे ना पहले कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से तो बहुत दूर है, पर अब पिछले 10 वर्षों में देखा जाए काफ़ी विकास हो गया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। तो ये जो बदलाव हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या आप संतुष्ट हैं इस बदलाव से? जी, जो बदलाव मैंने खुद आंखों से देखा है, क्योंकि बदलाव करने वाला का टीम में ही मैं हूँ। मैं 10 साल से मंत्री रहा हूँ। तो मोदी जी के साथ 10 साल मंत्री के रूप में काम करना और अरुणाचल का ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है कि अगर चाहेगा
तो काम हो सकता है। अब देखिए 60 साल तो कांग्रेस का सरकार रहा है। मेरे गांव हम लोग पैदल चलते थे, सारा अरुणाचल का बॉर्डर एरिया में 2 पॉइंट को छोड़ के बाकी बॉर्डर एरिया अनकनेक्टेड था, ना वहाँ बिजली, ना पानी, ना सड़क, कुछ भी नहीं था। लेकिन 10 साल में हर एक बॉर्डर पॉइंट तक गाड़ी पहुँच गया, पानी पहुँच गया, इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गया, 4G मोबाइल नेटवर्क पहुँच गया, बेसिक सुविधा जो है टॉयलेट वगैरह जो बेसिक सुविधा होता है ये सब पहुँच गया। तो ये जो है मोदी जी ने 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, ये तो दुनिया को रिसर्च करना चाहिए कि एक नेता इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। वैसे चीन के बारे में ज़्यादा मैं बात करता नहीं हूँ, लेकिन चीन का दंग शाओपिंग ने 30 साल में चाइना को जैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया, विश्व में वैसे ही मोदी जी ने 10 साल में भारत को ट्रांसफॉर्म करके एक विकसित राष्ट्र बनने का एकदम कगार पे अभी रास्ते पे चल रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत बड़ा देश के लिए एक एपिक जर्नी रहा है। अब ये 10 साल के बाद जो आगे का जर्नी होगा वो तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन ये जो 10 साल का जर्नी, और मैं कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज में रहा हूँ, तो इसलिए मुझे तो अंदर से ही बैठ करके मोदी जी का जो विजन को इम्प्लीमेंट करने में काम करने का जो मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्य मानता हूँ कि इतना करीबी से मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिला है। सर अब तो वैसे भी लास्ट विलेज को फर्स्ट विलेज बोल दिया गया है, तो सर ये आइडिया कहाँ से आया था? ये ऐसा है, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मैंने एक रिपोर्ट सबमिट किया अरुणाचल प्रदेश का। सारा बॉर्डर एरिया से पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ अरुणाचल ही नहीं, लद्दाख हो, हिमाचल हो, सिक्किम हो, चाहे उत्तराखंड हो, बॉर्डर एरिया में क्योंकि सुविधा नहीं था तो लोग अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटी के लिए, रोज़मर्रा के जो खाने पीने की चीज़ के लिए लोग नीचे आने पड़ते थे। तो करते करते बॉर्डर खाली हो गया। इसको हम लोग ने कहा थीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इन द बॉर्डर एरियाज। तो नीचे जब आ गया बॉर्डर में कुछ भी नहीं है, तो ये रिपोर्ट सबमिट किया होम मिनिस्ट्री में। मैं पहला टर्म में मैं MOS होम थे, तो गृह राज्य मंत्री होने का नाते मैंने रिपोर्ट तैयार किया। फिर ये रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री जी के पास भेजा, और प्रधानमंत्री जी ने प्रायोरिटी दे करके कि होम मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल एक टास्क फोर्स टाइप का अपना सोच के हिसाब से गठन किया। फिर उसके बाद PM साहब का बड़ा फैसला हुआ कि अब हमारा बॉर्डर विलेज जो है वो लास्ट नहीं होगा, वो फर्स्ट विलेज होगा। फिर वाइब्रेंट विलेज मतलब चलते फिरते एकदम तंदुरुस्त बॉर्डर एरिया को किस तरीके से आगे ले जाना चाहिए, सारा कैबिनेट मंत्री को बोला बॉर्डर जाओ, वहीं बैठो एक रात। सारा अधिकारियों को बोला आप बॉर्डर जाइए, वहाँ बैठिए। ऐसे करके वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम शुरू किया, और इसी के तहत बिजली, पानी, सड़कें, जो भी नॉर्मल स्कीम से जो नहीं हो सकते थे, अभी वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम से हो रहा है। और पूरा बॉर्डर एरिया लगभग ट्रांसफॉर्मेशन जो है अभी हो रहा है, और अगले 5 साल में मैं मानता हूँ कि हमारा बॉर्डर एरिया सारा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे बन जाएगा। और बाकी सर जैसे अभी चीन की भी बात हुई, और अरुणाचल प्रदेश जो वो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारे इंडिया का, तो ऐसा बोलते हैं लोग कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो अपनी देशभक्ति दिखाने में हिचकिचाते नहीं हैं, पर वही चीन है जो कि अरुणाचल प्रदेश पे कई बार अपना दावा कर चुका है, बयानबाजी भी हुई है, आपने भी सुनी होगी, देखी होगी। तो इस चीज़ की सिचुएशन अब कैसी है वहाँ पर, स्पेशली आफ्टर जब केंद्र सरकार अब काफ़ी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अपना खड़ा कर चुका है? देखिए, चाइना और इंडिया का रिलेशन तो 1959 के बाद काफ़ी बिगड़ चुके हैं। 59 से पहले का कहानी तो बहुत है। अब इसको सेमिनार या किसी एकेडमिक कार्यक्रम में तो मैं बहुत लंबा और अच्छी तरह से मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपके दर्शकों को अगर बताना चाहूँगा तो मैं 2014 और 1959 इस बीच में क्या हुआ। 59 में पहला क्लैश हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, और हमारा अरुणाचल में कुछ ज़मीन चाइना ने कब्जा कर लिया, जैसे कि लोंगजू एरिया है, आसा पिला एरिया है, कुछ एरिया जो है 1959 में कैप्चर कर लिया। 1962 में फुल फ्लेज वार हो गया। जब पूरा जंग छेड़ गया तो हमारा अरुणाचल प्रदेश, जहां मैं रहता हूं, मेरा गांव जो कामेंग जोन है,
मिडिल में भी और ईस्टर्न में भी, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट तो कंप्लीटली चाइना ने कैप्चर कर लिया और असम तक पहुंच गया। फिर यूनिलैटरल सीज फायर करके चाइना वापस चले गए। तो उसी समय से अरुणाचल का कुछ पॉकेट्स जो है वो चाइना ने 1959 से पहले जो ऑक्युपाई किया था उसको मेंटेन किया। उसके बाद 1962 में जितना भी चाइना ने ऑक्युपाई किया वो पूरा छोड़ दिया। तो कोई अरुणाचल में ऐसा जगह नहीं है जो बाद में चाइना ने ऑक्युपाई किया हो। लेकिन किसी न्यूज मीडिया और कुछ लेफ्ट विंग और कुछ हमारा जो देश विरोधी ताकतें हैं और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी लोगों ने बदनाम करने के लिए चाइना ने अरुणाचल का अंदर में घुस करके बॉर्डर पार करके गांव बसाया है, ये झूठ बोला है। वो जो गांव बसाया था वो 1959 से चीन के पास है। अब क्या है कि हम स्टेबलाइज करना चाहते हैं, लेकिन चाइना बहुत एग्रेसिव हो गया। हमारे पास में 2014 तक बॉर्डर एरिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं। और यूपीए का जो डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटोनी साहब ने खुद पार्लियामेंट में कह दिया था 2013 में कि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी था, कांग्रेस सरकार का पॉलिसी था कि बॉर्डर एरिया को डेवलप नहीं करना है। वो डरते थे कि अगर रोड बनाएंगे तो चाइना वहां से आ जाएंगे, डरते थे। तो मोदी जी ने सारा पॉलिसी चेंज किया 2014 के बाद, सारा बॉर्डर रोड्स बनाना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने बताया वाइब्रेंट विलेज वगैरह सारा शुरू किया। अब अरुणाचल में सारा सिक्योर्ड हो गया। और अरुणाचल के लोग बहुत ही जज्बाती होते हैं और बहुत ही फेरोशियसली वो पेट्रोटिक है, बहुत देश भक्त होते हैं लोग। तो सब वहाँ तैयार है लड़ने के लिए। लेकिन आजकल क्या है कि लड़ाई हाई टेक हो गया है, तो इसलिए काफ़ी इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, नया नया हमारा जो इक्विपमेंट्स वगैरह भारत सरकार का जो प्लानिंग के हिसाब से अरुणाचल में सारा तैनात है। तो हम अपना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए तो हम तो कुछ भी करेंगे, मगर चीन, क्योंकि आप तो जानते ही हैं दुनिया का एक बहुत बड़ा महाशक्ति है, तो उसको मुकाबला करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मुझे ये लगता है कि हम किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर पाएंगे। हम चीन को उकसा के लड़ने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमको उकसाएंगे या हमारा ज़मीन को छीनने का कोशिश करेंगे तो उसको बचाने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हमारा तैयारी भी पर्याप्त है। सर वैसे क्या ये जो चाइना प्रो न्यूज़ चलती है, क्या ये चीज़ वहाँ के लोकल्स को इफेक्ट करती है इलेक्शन के टाइम पे या पोलिंग के टाइम पे, क्या इफेक्ट करती है ये? नहीं, हमारे वहाँ इसका प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ये तो यहाँ एक इकोसिस्टम ने इसको न्यूज़ चलाते हैं। ज़मीन पर तो हमारे इंडियन आर्मी और हमारे अरुणाचल के जनता तालमेल में रहते हैं और फुल्ली हमारे आर्मी तैयार है। और जैसे मैंने कहा कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगभग बन चुके हैं, तो हमारे लोगों में कोई डर ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी जैसे 5-6% अरुणाचल के युवाओं को यहाँ का न्यूज़ जो गलत न्यूज़ प्लांट करता है उसका प्रभाव जरूर होते हैं, लेकिन लार्जर अरुणाचल के लोग इससे प्रभाव नहीं होते हैं। बाकी सर पिछले 10 वर्षों में आप नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस बन गए हैं, चाहे वहाँ अलाइंसेस बनाने की बात हो, चाहे वहाँ डेवलपमेंट की बात हो, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या कारण है और इसका श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, मैं जब LLB करके एक अच्छा लॉयर बनने का सपना देख रहा था, उसी समय परिस्थिति, जैसे मैंने शुरू में बताया, मुझे बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि मुझे एक राष्ट्रवादी पार्टी चाहिए था जो अरुणाचल को बचाने के लिए और विकास करने के लिए आगे काम कर सके। तो बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी था। फिर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व में मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि बॉर्डर एरिया में यंग, एजुकेटेड और थोड़ा सा जुझारू नेता चाहिए। अटल जी का जो आखिरी इंटरव्यू है उसमें कहा है, मैं आपको इस इंटरव्यू के बाद दिखाऊंगा वो क्लिप्स। तो अटल जी ने इंटरव्यू में, जो आखिरी इंटरव्यू है अटल जी का, उसमें कहा कि किरण बहुत जुझारू, मेहनत करने वाला हमारा युवा नेता है। तो उस समय अटल जी ने पहचाना, मुझे चुनाव लड़वाया। फिर पहला चुनाव 99 जो मैं हारा, तो मुझे फिर कमीशन में मेंबर बनाया। फिर 5 साल में काम किया। फिर 2004 से मैं लगातार फिर लोकसभा में हूँ। तो उस समय जैसे परिस्थिति था, काफ़ी हद तक चेंज हो रहा था, लेकिन 2004 में कांग्रेस का सरकार वापस आ गया। तो 10 साल तक हम परे रहे।
तो हम भी बहुत मायूस थे कि कांग्रेस सरकार का कोई उसका ध्यान ही नहीं था हमारे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में या बॉर्डर एरिया के ऊपर में। लेकिन मोदी जी जब अपना नेतृत्व का जलवा देश भर में दिखाने लगा और 2013 में मोदी जी का जब बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाया, फिर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, तब हम लोगों का सपना जागा। तो मोदी जी का सपना और उनका जलवा इतना प्रभावित किया, तो मैं सोचता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरा भारत और हमारा पूर्वोत्तर ट्रांसफॉर्मेशन होना है। तो मैंने जितना काम दिया किया और उसके अतिरिक्त भी कई सारा मैंने काम किया। तो बाकी नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी जो अनटचेबल मानते थे, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने जो बदनाम किया था कि बीजेपी जो है ये हिंदू पार्टी है, और ये कहते थे कि बीजेपी जो है नॉर्थ इंडियन लोगों का पार्टी है, और पहाड़ों में ट्राइबल एरिया में नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी कमल नहीं खिला सकते हैं। तो मैंने कहा कि पहाड़ों में कमल क्यों नहीं खिला सकते हैं, हम काम करेंगे तो जरूर हो सकते हैं। तो ऐसे करके सबसे मैं बात करने लगा, कई नेताओं से, मेरे राज्य में अलग अलग राज्य के नेताओं से, और इतना कन्विंस हो गया और मोदी जी के नेतृत्व में लोग इतना प्रभावित है कि आज नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी बन गया है। वैसे सर, आप हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसा कोई इंसिडेंस हो, कोई रिकॉल कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट? देखिए, मोदी जी जब पहले कार्यकर्ता के हिसाब से जब काम करते थे, तो सारा नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बस में बैठ करके, गाड़ी में, पैदल चल के पूरा नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण कर चुके हैं मोदी जी। चप्पे चप्पे उसको मालूम है। तो बाद में हम लोग रामबाबू मालगी प्रदोदनी में अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के लोग ट्रेनिंग करने गए। ये 1999 एंड नवंबर का बात है, मैं काफी यंग था 99 में। तो नॉर्थ ईस्ट के सारे बीजेपी के मेंबर्स को मुंबई ले गए और ट्रेनिंग दिलाया। उस समय मोदी जी हमारे संगठन के महामंत्री थे, बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे। तो आखिरी दिन में रामबाबू मालगी प्रदोदनी में मोदी जी ने क्लास लिया, यानी कि उन्होंने लेक्चर दिया। तो मोदी जी ने एग्जाम्पल दिया कि देखो, आप लोग बोलते हैं आप लोग अपोजिशन में हैं, कुछ काम नहीं कर पाता है नॉर्थ ईस्ट में, सारे कांग्रेस और बाकी पार्टी लोग वहां सरकार में है, आप लोग यूजलेस है, काम नहीं करते, ऐसे मत बोलिए। मोदी जी ने कहा कि हर एक आदमी का रोल होता है। अगर कोई सरकार कहीं रास्ता बना रहा है, म्यूनिसिपल कहीं लाइट लगा रहा है, कोई डिपार्टमेंट अगर सड़कें बना रहा है, आप लोग जाकर के आप भी खड़े हो जाइए और योगदान का कोशिश कीजिए, यानी कि कोई भी विकास का काम में आप जुड़ जाइए और 24 घंटे दिमाग में कुछ ना कुछ करने का सोचते रहिए। तो मोदी जी ने जैसे हम लोगों को मंत्र दिया और कहा कि पब्लिक परसेप्शन आप लोगों के पास जाकर के ही बदल सकता है। तो ऐसा जो मोदी जी ने क्लास लिया उसका इतना प्रभावित हुआ। उस समय तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ना हमारे पास एमपी थे, ना एमएलए थे, ना कुछ कॉरपोरेशन में नहीं थे, पंचायत भी नहीं थे, लेकिन हम लोग बहुत प्रोत्साहित हुआ। फिर हम लोगों ने बहुत जाकर के काम किया। तो मोदी जी के अलावा जैसे कुशाभाऊ ठाकरे जी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो हमारे ईटानगर में उनका विजिट था, तो सब लोग बोला आज बीजेपी का प्रेसिडेंट ईटानगर आ रहे हैं। तो सुबह सुबह सब लोग एकत्रित होकर के कहा कि कौन सा हेलीकॉप्टर से कैसे आएंगे, बोला कि नहीं वो बस से आ रहे हैं, और बंदर देवा चेक गेट में 2-4 लोग उसको लेने के लिए गए हैं। तो सब लोग ने बोला अरे बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट बस में आ रहे हैं क्या? तो ऐसा घटनाएं जो हुए हैं कि लोग विश्वास भी नहीं करते बीजेपी वाले इतने सिंपल होते हैं, तो राष्ट्रहित में इतना काम करते हैं। तो वैसे ही कई लोग हैं बीजेपी में जो हम लोगों को इंस्पायर किया। शुरुआत में तो जैसे अटल जी का नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया, फिर बाद में मोदी जी ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया। मोदी जी आने का बाद नॉर्थ ईस्ट जो एक जमाने में बीजेपी के लिए एक अनटचेबल टाइप का माहौल बना दिया था कांग्रेस और कम्युनिस्ट वालों ने, आज ना कांग्रेस है नॉर्थ ईस्ट में, ना कम्युनिस्ट है। तो सर ये बीजेपी का राइज रहा कैसे ये नॉर्थ ईस्ट में? उसमें हम लोग ने जब मैं तो जैसे हम लोग ने इलेक्शन जीता, मैं
लोकसभा में आए तो उस समय तो कोई सरकार तो नहीं था, लेकिन लोकसभा में आने के बाद मैं बहुत प्रखर रूप से बात करते थे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, लोग मसल पावर यूज करते हैं, तो मैं तो मसल पावर यूज नहीं करता हूँ, तो मैं अपना वोकल पावर यूज करता हूँ। तो मैं अपना बात को अच्छी तरह से पार्लियामेंट में रखता था। मुझे बेस्ट यंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड भी दिया था मीडिया वालों ने 2008 में। तो इसके बाद में लोग पहचानने लगा, तो धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में पूरा जो लोगों को समझ में आ गया कि नॉर्थ ईस्ट का सारा बीमारी का जो जड़ है वो कांग्रेस है। दुनिया का सबसे ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, सबसे ज्यादा बंद कॉल, स्ट्राइक, एजिटेशन वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होते थे। तो हम लोगों ने पुकार के चिल्ला कर कहा कि ये सारा बीमारी कांग्रेस का देन है, क्योंकि हमारे यूथ लोग दिल्ली आते कोई सुनने वाला नहीं थे, तो वो बंदूक पकड़ के जंगल चले जाते थे। तो मोदी जी आने के बाद सबका सुनने लगा। मोदी जी रिकॉर्ड 60 टाइम्स ज्यादा नॉर्थ ईस्ट गए हैं। ऐसे करते करते एक जादू जैसे हो गया, मोदी जी का जादू बोलिए, कि नॉर्थ ईस्ट पूरा बीजेपी होने का कारण है मोदी जी का कैरिस्मेटिक लीडरशिप और उनका केयरिंग एटीट्यूड एंड उनका डायरेक्ट इमोशनल कनेक्ट जो नॉर्थ ईस्ट लोगों से उसने अपना इस्टेब्लिश किया है, उसकी वजह से आज पूरा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी हो गया। तो जैसे अभी आपने इंसर्जेंसी की भी बात करी, तो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, इंटर स्टेट जो भी डिस्प्यूट्स रहे हैं, इवन अभी मणिपुर में फॉरेन फंडिंग को भी लेके काफ़ी विवाद हुए हैं। तो सर ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने में केंद्र सरकार ने काफ़ी इसमें काम किया है, तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वहाँ की? देखिए, नॉर्थ ईस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है। हमारा अरुणाचल प्रदेश, भूटान, तिब्बत, चाइना और म्यांमार का साथ बॉर्डर है। तो चाइना का साथ हमारा 1962 के बाद आना जाना बंद हो गया। म्यांमार का साथ खुला है, क्योंकि वहाँ पुराने जो नियम बनाया हुआ है कि कोई बॉर्डर फेंसिंग नहीं और वीजा नहीं चाहिए। भूटान के साथ भी वीजा नहीं चाहिए। तो म्यांमार के साथ प्रॉब्लम इसलिए हुआ गया कि वहां से जो ड्रग्स माफिया वगैरह इंसर्जेंट ग्रुप आने जाने का इतना घना जंगल, इतना मतलब कठिनाई से भरा हुआ वो जगह है, वहां आम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। फिर आप देखिए बांग्लादेश साइड में जब फेंसिंग होने के बाद में भी, फेंसिंग तो बहुत बाद में हुआ, वहां से भी बहुत इंसर्जेंट जो एक्टिविटीज का जो लिंक रहा है। तो उसकी वजह से काफी नॉर्थ ईस्ट के युवा जो है उस पार जाते थे और आर्म्स और स्मगलिंग और ड्रग्स का उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो बाद में बीजेपी सरकार आने के बाद काफी ये सारा चेक भी हो गया। अनफॉर्चुनेटली जैसे मिजोरम में तो चलो पूरा लगभग शांति हो गया, लेकिन इधर मणिपुर तरफ में और कुछ हद तक नागालैंड साइड में भी वो जो है पूरा चेक नहीं हो पाया। तो ये जो अभी मणिपुर में मेइतेस और कुकीज का जो अनफॉर्चुनेट एथनिक क्लैश जो हुए हैं और अभी कुछ चल रहा है, लेकिन काफी हद तक ठीक हो गया। वहां में भी इस तरह का इलीगल काफी चीज लोग आ जाते हैं कभी कभी और सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। तो ये सारा जो भी इलीगल ट्रांजैक्शन या इलीगल शिपमेंट्स जो भी होते हैं, अभी होम मिनिस्ट्री भारत सरकार की तरफ से काफी कड़ी नजर लगा के रखा है और कुछ सामने में भी आया है। और देश हित में जो भी कठोर निर्णय करना होगा, कदम उठाना होगा तो उठाएंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के आम लोगों को प्यार से हीलिंग टच का पॉलिसी से अभी काम कर रहे हैं। बाकी सर, इससे पहले आपके पास स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री भी थी। तो सर ऐसा लोग बोलते हैं जो कि स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में आपका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन यूथ का क्या भविष्य होगा, स्पेशली स्पोर्ट्स को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ एक पैशन है। मैं किसी दिन बैठ करके स्पोर्ट्स के बारे में बात करूंगा तो मैं कई चीज़ें बता सकता हूँ। तो जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना इस देश का, तो खिलाड़ियों के लिए और खेल के क्षेत्र में जितना भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको मैंने एक तरीके से एकजुट में एकत्रित कराया। आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू एवरीबडी। तो उसके बाद में एक माहौल बनाया कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया करके सबको खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं
और हर खिलाड़ियों को पहचान दे रहे हैं, खेल और खिलाड़ियों के लिए जो जरूरत चीज है पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग आइए, आपके लिए जो दुख तकलीफ या जो सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना है वो हम करेंगे। ऐसे करके एक डायरेक्ट जुड़े रहे, तो रात हो दिन हो कोई भी खिलाड़ी मुझे फोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और कोई भी कोच, ट्रेनर्स, और स्पोर्ट्स मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र होते हैं। कई लोग तो सोचते हैं खेल मतलब सिर्फ खेलना, खेल बहुत बड़ा चीज होता है। तो इसी तरीके से सबको एकजुट में रख करके हम एक टीम वर्क में काम किया, तभी जाके हम एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में रिकॉर्ड नंबर में मेडल जीते। तो प्राइम मिनिस्टर का खिलाड़ियों और खेल के प्रति जो उसका कमिटमेंट है वो अलग लेवल है। और पीएम साहब तो जब मैं खेल मंत्री थे तब भी मुझे बाय नेम पूछते थे, ये खिलाड़ी का क्या हुआ, इनका परफॉर्मेंस कैसे है, इस खेल का अभी कैसे चल रहा है। तो पीएम इतना बिजी होते हुए भी, ये मोदी जी का खासियत है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, हर क्षेत्र के लिए ऐसे ही है। वो सबको लगता है कि हमारा क्षेत्र के बारे में मोदी जी इतना कैसे जानते हैं, लेकिन हर एक क्षेत्र में ऐसे हुआ। तो स्पोर्ट्स में भी ऐसे था कि हर एक खेल और खिलाड़ी के बारे में पर्टिकुलर जानकारी रखना। तो ऐसे करके हमारा देश का खेल का माहौल बदला है। अब मोदी जी ने आगे ओलंपिक्स का लक्ष्य रखा है 2036 ओलंपिक्स के लिए, और मैं सोचता हूँ कि भारत जो है कुछ साल के अंदर में खेल का बहुत बड़ा महाशक्ति बन जाएगा दुनिया में। तो वैसे अगर मैं पर्सनली पूछूं आपसे, तो आप फिटनेस को लेके बड़े डिसिप्लिन लगते हो, सोशल मीडिया में आपकी बहुत सारी हम वीडियोस देखते हैं, तो सर इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आप कैसे फोकस कर पाते हैं इतना फिटनेस? नहीं, वो तो मैं तो जैसे कहा ना, मेरे लिए स्पोर्ट्स पैशन है। अभी भी मौका लगने से मैं एक दो गेम तो खेल लेता हूँ, लेकिन टाइम आजकल मिलता नहीं है। कहीं भी जाएगा खेल को फॉलो करना और खिलाड़ियों से मिलना जुलना, तो इससे क्या होता है कि एक तो आप एक्टिव रहता है, तो उससे पैरेलली जो फिट इंडिया मूवमेंट हम लोगों ने चलाया उसको भी खुद भी फिट रखना और लोगों को भी प्रोत्साहित करना, तो ये बहुत बड़ा एक इसमें रोल प्ले करता है आप कितना इंटरेस्ट देते हैं। क्योंकि 2019 में मोदी जी ने मुझे कहा कि भाई खेल को तो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हर समाज में जब तक फिटनेस नहीं आएगा तो स्पोर्ट्स कल्चर भी नहीं आएगा, और सबको फिट रखना जरूरी है। क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश के लोग स्वस्थ तंदुरुस्त होगा। तो फिर चर्चा के दौरान में फिट इंडिया का वो कंसेप्ट निकला। फिर हमने फिर अपना मंत्रालय में सब अधिकारियों को बुला करके बातचीत करके फिर ये फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने का तय किया। फिर प्रधानमंत्री जी से बात करके हमने 2019 के अक्टूबर महीने में फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, और लाखों के तादाद में देश भर में लोग इसमें पार्टिसिपेट किया। कोविड आने के बाद थोड़ा सा उसको डिस्टर्बेंस हुआ, अदरवाइज तो और भी आगे जाना था। तो मैं खुद फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया इसको पैरेलल जैसे प्रधानमंत्री चाहते थे वैसे ही ले गया, इसलिए खेल के दुनिया में भी आगे बढ़ा, हम फिटनेस के दुनिया में आगे बढ़ा। तो ऐसे में अगर मैं खुद फिट नहीं रहूंगा तो हम लोगों को क्या कहेंगे, हंसेंगे ना कि वो भाषण देते हैं खुद फिट है नहीं। जैसे सर अभी प्रधानमंत्री मोदी भी मेडिटेशन के लिए गए हैं, तो काफी लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्रिटिसाइज तो मोदी जी को जो करते हैं वो तो राजनीतिक और जिसका सोच गलत तरीके में चले गए वो लोग ही करते हैं। अच्छा हिंदुस्तानी एक निष्ठावान भारतीय कभी भी मोदी जी को क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता है। जिस आदमी ने जिंदगी में सिर्फ देश के लिए काम करके सब कुछ दिया है और आज दुनिया में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आगे ले जा रहे हैं, उस नेता, उस इंसान को आप क्या क्रिटिसाइज कर सकते हैं बताइए। उसमें भी ढूंढ के लोग क्रिटिसाइज करते हैं मोदी जी को। इसका मतलब जो क्रिटिसाइज करते हैं मोदी जी का समस्या उसकी सोच में है। अब सर जैसे अगर हम सोशल मीडिया की एक्टिविटी की थोड़ी सी बात करें, तो आपके और यूट्यूबर ध्रुव राठी के बीच में क्या विवाद हुआ था, आप कुछ बताएंगे उस बारे में? नहीं, कोई विवाद नहीं है। मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है, मुझे किसी ने बताया कि वो एक लड़का है, उसको लेफ्ट विंग लोग, आम आदमी का स्पोक्स पर्सन है शायद, तो आम आदमी का मेंबर है एक, उसका नाम ध्रुव राठी है। मैं तो जानते भी नहीं हूँ, मैं तो ये सब इतना देखता नहीं। तो किसी ने मुझे वीडियो बना के दिया कि देखो वो पहले वो
देश में कुछ गलत काम होते थे तो वो सही बात करता था, लेकिन अभी आम आदमी का कार्यकर्ता बनकर के वो सिर्फ मोदी जी को ही गाली देते रहते हैं। तो मुझे किसी ने वीडियो भेजा तो उन्होंने गिन के बताया था कि 2013 में कि आज तक भारत के इतिहास में सबसे करप्ट गवर्नमेंट कांग्रेस है और सबसे ज्यादा लूटने का काम भी कांग्रेस ने किया है और सबसे बड़ा स्कैम भी कांग्रेस के समय में हुआ है। तो वो गिन के बता रहे थे, वो वीडियो मेरे पास में आया तो मैंने उसी वीडियो को शेयर किया कि देखो हमारा समय में, मोदी जी के समय में थे, एक भी स्कैम नहीं हुआ। कहने के लिए कुछ भी कहेंगे, स्कैम तो नहीं हुआ ना। पहले के जमाने में उस समय में ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे ना कुछ सोशल मीडिया थे। हर एक दिन हर एक कांग्रेस का मंत्री चोरी करते हुए पकड़े जाते थे या कुछ डिपार्टमेंट में घपला कर देते थे। तो अभी 2014 से अभी तक आपने सुना है क्या कोई मंत्री ने चोरी किया है? किसी मंत्री ने 1 रुपया का कोई किसी से लूटा है या चोरी किया है? मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैंने उसको बताने के लिए वो वीडियो को शेयर किए थे। तो बाद में उन्होंने वो वीडियो को बना करके मेरे ऊपर में शायद बदनाम करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया में शेयर किया। तो मैंने उनको बताया कि देखने में तुम एक जवान भोला इंटेलिजेंट लड़का लगता है, क्यों ऐसे गलत काम करते हो? कोई मुझे बताया कि वो इंडिया में नहीं रहते, लेकिन है तो आम आदमी का कार्यकर्ता है, आम आदमी उसको पैसे देते हैं। लेकिन मैंने कोई सोशल मीडिया में आप कुछ भी शेयर करो, हमसे क्या मतलब है, वो फ्रीडम है। लेकिन मैंने इतना ही कहा कि आप यंग इंटेलिजेंट लगते हो, अच्छा काम करो देश के लिए। ये प्राइम मिनिस्टर को गाली दे के 24 घंटा आप घूमते रहते हो, उस देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। डिक्टेटर बोलते हैं सर। हाँ, वो एक्चुअली ये लोग को मानसिकता कुछ इश्यू है, ये मेंटेलिटी इश्यू है। सुबह से रात तक जो मोदी जी को गाली देता है वो बोलते हैं कि बोलने का आजादी नहीं है। और वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने इमरजेंसी लागू किया, वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सब चीज बैन कर दिया था इस देश में, नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो से लेकर के अपना जितना भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में कई लोगों को बैन कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने सारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी सीनियरिटी के तौर की जूनियर को चीफ जस्टिस बना दिया था। एक दिन में 17 जजेस को ट्रांसफर कर दिया उस समय। ये जो असली डिक्टेटोरियल काम कांग्रेस करते थे और वही हमको डिक्टेटरशिप का टैग लगाते हो। देखिए, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या टाइप का डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी, किसी भी नजर से आपको कांग्रेस क्या डेमोक्रेटिक पार्टी लगता है क्या? एक खानदान, एक आदमी, वही बोलते रहेंगे। खरगे जी प्रेसिडेंट है, कोई पावर नहीं, फोटो भी सिर्फ राहुल गांधी का ही लगेगा। क्यों भाई? कौन है राहुल गांधी? ना एक बात बिना पढ़ के एक लाइन ठीक से बात कर सकते हैं, ना उसका सोच में देश के लिए कुछ अच्छा चीज है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो राजीव गांधी का लड़का है। इसलिए आप देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई आपको दिखता है क्या कोई डेमोक्रेसी का ट्रेट? एक पॉइंट बताइए। और वो हमको डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका बेटा क्यों चला रहा है? लालू का बेटा ही क्यों चला रहा है वो आरजेडी को? वो स्टालिन ही क्यों चला रहे हैं करुणानिधि जाने के बाद? तो इस तरीके के जो बहुत अनडेमोक्रेटिक पार्टी के और अनडेमोक्रेटिक जो लीडर है, वो हमको बोलता है डिक्टेटर। मैं समझ में नहीं आता कि इन लोगों को क्या हो गया है। इसलिए मोदी जी जीतते जा रहे हैं, क्योंकि वो जितना मोदी जी को गाली देंगे, मोदी जी के साथ देश के लोग खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मोस्ट डिक्टेटर अनडेमोक्रेटिक लोग एक आदमी, एक पार्टी को कब्जा करके बैठे हुए हैं और वो हमको डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को देखिए, जब से आम आदमी पार्टी बना है तब से वही बॉस है, वही कन्वेनर, वही एक आदमी, बाकी कुछ नहीं। यहां तो ऐसा नहीं होता है। परिवारवाद क्या होता है? देखिए, परिवारवाद के बारे में आपको सीधा सीधा एक बात बताना चाहता हूं। लोग डाइल्यूट कर देते हैं कि परिवारवाद बोलने से देखो बीजेपी में उसका बेटा भी है, उसका बेटी भी है, ऐसे बोल के डाइल्यूट कर देते हैं। परिवारवाद मतलब एक पार्टी ही सब कुछ, उस पार्टी का पूरा जो एक फैमिली कंट्रोल करता है। जैसे कि
कांग्रेस मतलब ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कुछ बाकी कोई मतलब नहीं रखता है। वैसे अखिलेश यादव, उनके जो परिवार है वही समाजवादी, वही लालू प्रसाद, वही उसका बेटा क्या तेजस्वी, ये सब ही वही है। ऐसे डीएमके वाले, चाहे वो अरविंद केजरीवाल, उसका पत्नी सुनीता भी अभी वही आम आदमी हो गया। तो ये जो उसको बोलते हैं परिवारवाद, हमारा यहाँ आप बताइए कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट का बेटा दोबारा प्रेसिडेंट बना है क्या? कोई मोदी जी का कोई भाई, कोई परिवार के किसी को मोदी जी ने क्या मुख्यमंत्री बनाया क्या? या कुशाभाऊ ठाकरे जी अध्यक्ष थे, उसका परिवार के कोई क्या हमारा अध्यक्ष बने हैं क्या? या जो हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई बेटा बेटी पार्टी चला रहा है क्या? मेंबर हो सकते हैं, एक खानदान में 4-5 लोग काम करते हैं, सब लोग बीजेपी में हो सकते हैं, चुनाव जीत के एमपी बन सकते हैं। लेकिन परिवारवाद मीन्स एक परिवार ही उस पार्टी को सब कुछ कंट्रोल करना। तो इसलिए मोस्ट अनडेमोक्रेटिक, मोस्ट डिक्टेटोरियल लोग मोदी जी को ये टेक देना चाहते हैं, इसलिए ये लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं और देश के लोग इसको नकार देते हैं। ये है। हाँ जी। अब सर, जैसे अगर हम चुनाव की बात करें तो अभी अरुणाचल प्रदेश में जैसे लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं, स्टेट असेंबली के भी चुनाव वहाँ पे हो चुके हैं, तो आपका क्या एनालिसिस है अरुणाचल को लेके और नॉर्थ ईस्ट एज अ होल को लेकर? हमारा देखिए, अरुणाचल प्रदेश में अभी एमपी इलेक्शन और एमएलए इलेक्शन एक साथ है और 2 तारीख को हमारा वहां विधानसभा का काउंटिंग होगा। 60 सीट है तो कांग्रेस को तो सीट मिलना मुश्किल है, 1-2 जीत सकते हैं, वो भी लोकल फैक्टर की वजह से। वो कोई कांग्रेस का, राहुल गांधी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जहां जाता है कांग्रेस पार्टी हार जाता है, तो वहां तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन 50 सीट ऊपर तो बीजेपी जीत करके स्वीप होगा, 2 एमपी सीट तो बीजेपी ही जीतेगा। नॉर्थ ईस्ट ओवरऑल हमारे पास ज्यादा सीट नहीं है, हमारी जनसंख्या कम है, 25 सीट है, 25 में एनडीए बीजेपी मिला करके लगभग हम 22 तो हम जीतेंगे, हाईएस्ट एवर हम जीतने जा रहे हैं। वहां जैसे मैंने कहा कि कोई दूसरा पार्टी जीत नहीं सकता है। 2 सीट है जहां मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो वहां कुछ समीकरण ऐसा है 80-90% मुस्लिम वोटर है, तो उसमें आसाम में तो वहां थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बाकी तो पूरा बीजेपी और एनडीए ही जीतेंगे। मतलब सर एक्सपेंशन हुआ है बीजेपी बहुत ज्यादा, अब मैक्सिमम पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने कहा ना, 2 सीट जो मुस्लिम मेजोरिटी में से वहां लगभग 80-90% वोटर मुस्लिम है, तो उन्होंने दिमाग घुमा के रख दिया ना सब मुसलमानों को, ऐसे करके रखा हुआ है। तो उसको छोड़ के बाकी तो मुझे लगता है कि दूसरा पार्टी का कोई चांस नहीं। बीजेपी मैक्सिमम तो बीजेपी है, 1-2 सीट में हमारे एनडीए के पार्टनर्स है, तो मोदी जी ने कहा कि एनडीए को साथ लेके चलना है, तो नागालैंड में, मिजोरम में और हमारा मेघालय में, सिक्किम में, मिजोरम में तो ऑफिशियली वो एनडीए नहीं है, फिर भी तालमेल में तो है, तो कुछ एनडीए का भी एमपी 3-4 सीट आएंगे, बाकी तो बीजेपी ही जीतेंगे। बाकी सर, जैसे नॉर्थ ईस्ट में पिछले कुछ वर्षों में रूरल इकोनॉमी काफ़ी मजबूत हो गई है, इवन एफपीओज ने भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया, उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है, तो आगे आने वाले सालों के लिए क्या विजन है उस चीज़ का? देखिए, रूरल इकोनॉमी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे पास दूसरे मंत्रालय जो है, एक तो पृथ्वी विज्ञान है, अर्थ साइंसेस, दूसरा मेरे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हमने अभी चुनाव खत्म हो करके जब मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे, फर्स्ट 100 डेज में क्या करना है उसमें भी हमने सम्मिलित किया है। जो रूरल एरियाज में वहीं के पैदावार जो भी है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, या हर्बल आइटम्स हो सकते हैं, या वाइल्ड आइटम्स, कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम वैल्यू एडेड हमारे पास जो भी पॉलिसी है वो हम उसको इम्प्लीमेंट करके वहाँ इनकम जनरेशन करवाएंगे। और प्लस वहाँ से पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी देशों के साथ में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको भी सोचना होगा। कि हमारा नॉर्थ ईस्ट 98% इंटरनेशनल बॉर्डर है, सिर्फ 2% ही हमारा मेन लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, वो सिलीगुड़ी के पास में। तो पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में हमारा ट्रेड होना हमारे बॉर्डर एरियाज के लिए अच्छा होगा।
और सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी हम सेल्फ सफिशिएंट हो, इसका भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कई जो सुविधाएं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, रूरल एरियाज में अब रोड पहुंच गया है, बिजली, पानी, 4G पहुंच गया, तो उसका अब ट्रेडिंग लाइन, हाँ जी सर, मार्केटिंग लिंकेजेस अब काफी सुविधा हो गया। नेक्स्ट 5 इयर्स में रूरल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नॉर्थ ईस्ट में, देश के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी होगा। सर बाकी लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ही होगा कि अभी इलेक्शंस और इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर काफी एक्साइटमेंट है पूरे देश में। लोग तो इनफैक्ट ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार इस बार पहले से भी मजबूत वोटों से आगे आएगी, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं और मोदी 3.0 क्या है? देखिए, मोदी जी का तीसरे टर्म बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक टर्म बनेगा, क्योंकि मैं पहले बड़ा बात बता देता हूं। तीसरे टर्म में भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा अर्थशक्ति बन जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनना ही बनना है, हम आगे भी सोच रहे हैं। मोदी जी के तीसरे टर्म में हम जितने भी जो हमारा गरीब और जो बैकवर्ड एरियाज है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। तीसरे टर्म में भारत जो है वन ऑफ द फॉरमोस्ट जो पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश हो जाएगा, और तीसरे टर्म में बहुत सारे चीज में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो एक दृष्टि से तीसरे टर्म में भारत का जो फ्यूचर वर्ल्ड पावर और 2047 में फुल्ली डेवलप हो जाएगा, उस सपने का पूरा आकार रूप ये तीसरे टर्म में पूरा हो जाएगा। और अगर आप माइक्रो लेवल में देखेंगे तो तीसरे टर्म में पॉलिटिकली बीजेपी ट्रूली मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी हमारा देश का फुल्ली इस्टेब्लिश हो जाएगा। तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात, पूरा अंडमान निकोबार से लेकर के लक्षद्वीप हमारा, ठीक है, हर सीट हम नहीं जीतेंगे, मगर बीजेपी ट्रूली 100% पैन इंडिया कंट्री का एक पार्टी इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद में जो पॉलिटिकल पार्टी, जो नेता हमेशा मोदी जी को गाली देते रहता है, देश विरुद्ध में काम करते रहता है, उन लोगों का मोस्टली उनका दुकान बंद हो जाएगा। उनका जो रोज रोज का जो गाली देता है वो पब्लिक के सामने में एक्सपोज हो जाएगा। और मेरे जैसे एक बहुत ही बॉर्डर स्टेट से आता है, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन टेनियर रहेगा। तो मोदी 3.0 का सबसे बड़ा अर्थ होगा कि विश्व में भारत बहुत बड़ा ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर के आएगा, और भारत के अंदर में हर एक भारतीय अनुभव करेगा कि मैं भारतीय हूं, और भारतीय होने पर गर्व आप महसूस करेंगे। ये तीसरे टर्म में बहुत डिफाइनिंग मोमेंट होगा इंडिया के लिए। मतलब से जो 2047 का विकसित भारत का विजन है जी, वो मतलब सक्सेसफुल होता हुआ फिर दिख रहा है। सक्सेसफुल का सॉलिड फाउंडेशन लग चुका है, अब वो टेक ऑफ शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर। Thank you very It much. was a lovely conversation with you, sir. Absolute Thank you so delight much. to talk to you and your team. Thank you.